back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 9th of class 9 science, that is gravitation. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो ये हमारा चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, काफी इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, तो चैप्टर है और साथ साथ बहुत छोटा सा ये हमारा चैप्टर आता है। इससे मेनली एग्जामिनेशन में दो तीन टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम वीडियो में देखेंगे, मतलब उनसे ही हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। बाकी इस चैप्टर के हम सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले, ताकि एग्जामिनेशन में या कहीं और पर भी किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे लिए मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमने क्या इस पे पूरा चैप्टर बना दिया है। तो सिंपल एक फोर्स ही ना, लेकिन हम क्या पूरी 9th क्लास में भी इसका क्या पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो ग्रेविटेशन क्या है, हमारी क्या वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स है, मींस पूरे यूनिवर्स में ये काम करती है और ये क्या है एक फंडामेंटल फोर्स है। इसीलिए हम क्या इसको बिल्कुल बेसिक से और मतलब क्या है इसको हमें डीपली पढ़ना पड़ता है, इसीलिए इसका क्या है हमारा पूरा चैप्टर आता है। देखो ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन का सिंपल मतलब है जैसे मैं हो गया, आप हो गए, या फिर मतलब कोई भी हमारे जो आसपास की जितने भी चीजें हैं जिसमें क्या है मास है, मतलब वो क्या है एक मैटर है जिसमें कुछ मास है और वो क्या है कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जिसमें भी मास है, दो बॉडी में अगर मास है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यही हमारा मतलब आता है ग्रेविटेशन का। मींस यहां पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, पूरे यूनिवर्स में ये कहीं पर भी है, मतलब कि XYZ किसी भी जगह पर है, मान लो एक मरकरी पर चीज है, एक अर्थ पर है या फिर सन पर है, कोई भी चीज है बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, मींस एटम से लेके आपका क्या कह सकते हैं प्लैनेट्स तक आप कह सकते हो। तो ये दो चीजें अलग अलग और इनका कुछ मास है, मान लेते हैं इसका मास M1 है और इसका मास हमारा M2 है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जब ये अट्रैक्ट करती है इसी चीज को हम बोलते हैं अपना ग्रेविटेशन। ये हमारा सिंपल सा मतलब आ जाता है ग्रेविटेशन का। अब ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर बात क्या आती है, हमने तो सिंपल समझ लिया कि ग्रेविटेशन क्या है, सिंपल दो बॉडी आपस में क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। मैं यहां पर बैठे हुए मतलब कि किसी और को अट्रैक्ट कर रहा हूं और वो मुझे क्या अट्रैक्ट कर रहा है, हम दोनों एक जगह पर अपनी हैं। अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं। अब देखो यहां पर साइंटिस्ट की एंट्री होती है न्यूटन की। वो क्या करते हैं, इस चीज को लेके इसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करते हैं, मींस इसका एक यूजफुल वे निकालते हैं जिससे हम फर्दर स्टडीज कर सकें अपनी जो प्लैनेट्स का मोशन कैसे होता है, हमारे जो सीजन्स है, जो वेदर्स है वो चेंज किस तरीके से होते हैं, जो समुद्र में मतलब जो ओशियन है उसमें टाइड्स आती हैं वो किस तरीके से आती है। तो ये सब चीज पढ़ने के लिए जो साइंटिस्ट आते हैं न्यूटन इस चीज को मैथमेटिकल कन्वर्ट करते हैं। देखो वो क्या कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मींस जो F है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा मेनली किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जो दोनों बॉडी का मास है, अगर उन दोनों बॉडी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं उनका मास, मींस मैं क्या कर दूं M1 की मल्टीप्लाई M2 से कर दूं, तो फोर्स उनके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल इसका मास 10 kg है और इसका मास 100 kg है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो किसके फोर्स उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात इसमें क्या आती है, जैसे ए और बी दो बॉडी थी तो उन दोनों के दोनों जो बॉडी है उन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं वो r डिस्टेंस है। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या आती है कि जो फोर्स है वो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मींस जो बीच का डिस्टेंस है r, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो फोर्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। ये दो चीजें वो क्या करते हैं, ये दोनों चीजें बता दें और फिर अगर इन दोनों चीजों को वो कंबाइन लिखें या फिर हम भी कंबाइन लिखें तो कुछ इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और आपको पता है साइंस में हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं, मींस यहां पर हम लगा देंगे इक्वल और यहां पर हम कांस्टेंट देंगे जिसकी वैल्यू है G, यहां पर आ जाएगा M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और यही मेरा क्या बन जाता है, यही मेरा बन जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा और इसमें आपको कुछ ज्यादा मतलब कि जोर भी नहीं डालना दिमाग पर, बड़ा सिंपल सा है। F किसके इक्वल है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, सिंपली करोगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सिंपल सा आपका पॉइंट आता है, देखो कितना ईजी है। और साथ साथ ये ध्यान रखना कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बोल रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लॉ है ये पूरे यूनिवर्स में वैलिड रहता है, इसलिए इसके सामने क्या लगाया गया,
यूनिवर्सल लगाया गया। मीन्स आप चाहे जुपिटर पे चला जाओ या फिर आप मतलब कि आप सोलर सिस्टम से बाहर चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, ये आपकी जो ग्रेविटेशन है ये आपको वहां पर जरूर मिलेगी। मीन्स आप किसी बॉडी को और वो बॉडी आपको जरूर अट्रैक्ट करेगी। तो ये आ जाता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें एफ की वैल्यू कितनी आई है, एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर जी क्या है, जी मेरा एक कांस्टेंट था, और कांस्टेंट की आपको पता है हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। जो वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे तो कई बार क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल करते हैं ये गिवन होती है, लेकिन अगर हो सकता है कई बार गिवन ना हो तो ये फिर भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है। और ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है ये आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, ये जी की वैल्यू यही रहेगी। तो ये आ जाता है मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बात करते हैं जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले जो उसकी इंपॉर्टेंस है ये हमें ये बताता है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। मीन्स मान लो ये सन है और ये इसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं, सन थोड़ा हमारा साइड में आएगा क्योंकि वो बीच में नहीं होता बिल्कुल, और ये मेरा प्लैनेट होगा, तो ये कुछ इस तरीके से इसमें मोशन कर रहा है। तो हमें मतलब कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि जो प्लैनेट्स है वो सन की क्या एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। वरना अगर ये कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती तो ये प्लैनेट्स तो कब का ऐसे घूम के या तो इसमें सन में ही टकरा जाता या फिर इसको छोड़ के क्या मतलब दूसरे ही कि कहीं और ही चला जाता। ना ये कहीं पर इसके पास आता है ना ही इससे दूर जाता है, ये अपने एक फिक्स ऑर्बिट में सन के अराउंड क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। ना तो ये इसको अंदर जाने देता ना इसको ये बाहर जाने देता। अब देखो यहाँ पर एक और चीज हो जाती है, जैसे अगर कोई बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो वहां पर एक और फोर्स वर्क करती है, वो होती है सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स आपने वहां पर देखा होगा, मतलब कि जब आपने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा था अपना, जिसमें जैसे आप क्या करते हैं, जैसे दही में से दही कह रहा हूँ, दही में से भी या फिर जो लस्सी होती है उसमें से मक्खन निकालते हैं, मीन्स दूध में से जब उसको करके मक्खन निकालते हैं तो उसको ऐसे रही घुमाते हैं ना, या फिर मशीन से घुमाते हैं, तो वहां पर भी हमारा क्या होता है, साइड साइड में। मींस जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हो या आप ऐसे करके देख सकते हो, एक आप धागा लेना, धागे में पत्थर बांधना और उसको ऐसे घुमाना, तो आप फील करोगे कि जो पत्थर है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मींस आप क्या करोगे, फोर्स फील करोगे कि वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो क्या है, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है। और यहां पर सर ने क्या उसको ग्रेविटेशन फोर्स से पकड़ के रखा हुआ है। तो ये दोनों जो फोर्स हैं ये आपस में इक्वेट रहती हैं, तो ना तो वो बाहर जा पाती है और ना ही वो क्या है, सन के मतलब की तरफ आ पाती है, और वो क्या है, एक फिक्स पाथ में घूमती रहती है। ये हमारी इसकी आ जाती है इंपॉर्टेंस। साथ साथ मून सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से होता है। और जो हम अर्थ पर खड़े हुए हैं, मींस अर्थ पर स्टैंडिंग है हम, मतलब कि अर्थ से उड़ के कहीं नहीं जा रहे, और ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है, हमारा ग्रेविटेशन की वजह से ही हो रहा है। तो ये सब आ जाती है हमारी ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी, इसको रफ कर देते हैं, आपके केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बस एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं, मेनली इसकी डेफिनेशन ही पूछते हैं। मींस आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इसका डीपली मीनिंग बताओ या कुछ, सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो केपलर्स के हमारे क्या आते हैं, 3 लॉज आते हैं, लिख देते हैं इसको, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो ये केपलर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो प्लैनेट का मोशन होता है अराउंड द सन, उसके अकॉर्डिंग हमें 3 लॉज दिए थे। जो फर्स्ट लॉ आता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात ये आती है कि जो प्लैनेट है वो सन के क्या है, ऑर्बिट में घूमता है, और वो जो उसका फिक्स्ड ऑर्बिट है वो किस शेप में है, वो हमारा इलिप्टिकल शेप में आता है। मींस वो जो एक सर्कुलर पाथ में ना घूम के वो किस पाथ में घूमता है, ये हमारा सन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्लैनेट हो गया, जो कि सन के क्या एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। ये कौन सा लॉ बताता है, केपलर्स का प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ, ये हमारा फर्स्ट लॉ आ जाता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो ये सन है और जो हमारा कोई प्लैनेट है, तो इनके बीच की जो ज्वाइनिंग वाली लाइन होगी वो क्या है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप्ट आउट करेगी। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक ये क्या करती है, मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल टी टाइम पीरियड के लिए ये यहां से लेके यहां पर पहुंच जाता है हमारा प्लैनेट, तो ये यहां से लेके यहां चली जाएगी लाइन। तो इसके टाइम में, इस टाइम इंटरवल में टी में जो भी एरिया मतलब कि इसने स्वैप्ट किया होगा, वही एरिया इधर भी ले लो आपने, इस सेम टाइम पीरियड में टी में वो क्या करेगी, स्वैप्ट आउट करेगी। मींस पॉइंट ये है कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो प्लैनेट है वो क्या करेगा, जो प्लैनेट और सन की जो बीच की लाइन है वो इक्वल एरिया ही स्वैप्ट आउट करेगी। ये हमारा जाता है सेकंड लॉ ऑफ
केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब देखो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जब जैसे जैसे प्लैनेट जो है सन के पास आता है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और जैसे ही वो सन से दूर जाता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, नॉर्मल मींस थोड़ी स्लो हो जाती है। उसी वजह से जो हमारा ये दोनों का जो एरिया है, दोनों एरिया जो स्वेप्ट आउट हुए हैं वो उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ये आ जाता है हमारा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या आता है हमारा, थर्ड लॉ कहता है कि जो टाइम स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर का मतलब क्या है, जो एक प्लैनेट्स ऑर्बिट में पूरा एक सर्कल लगाता है उसका वो जो टाइम पीरियड है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो ये सेमी मेजर एक्सिस है, मींस सन से लेके और जो प्लैनेट है उसका जो बीच का डिस्टेंस है, मींस उसको एल ले लेते हैं, उसके क्यूब के इक्वल होगा, मींस सॉरी इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल क्यूब, मींस द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, सॉरी द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये हमारा क्या आ जाता है, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आ जाता है। तो सिंपल से तीन हमारे लॉ आते हैं एग्जामिनेशन से, इनसे कुछ मतलब जो केपलर्स लॉ है इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको ये तीनों लॉज क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, इसको हटा देते हैं, हाँ एक सेकेंड, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा फ्री फॉल। देखो ये जो टॉपिक है फ्री फॉल, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके आएंगे। देखो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मींस मैंने क्या इसको छोड़ दिया, सिंपल मैंने यहाँ पर कोई जान लगा के इसको ऐसे नीचे नहीं फेंका है, या फिर मैंने ऊपर से कुछ धागा बांध के इसको ऐसे धीरे धीरे नीचे नहीं डाल रहा हूँ, मैंने क्या इसको छोड़ दिया और ये अपने आप ही मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रही है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं अपना फ्री फॉल। ये आ जाता है हमारा क्या, फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमारी चीजें क्या होती हैं, फ्री फॉल हमारा देखो जब भी कोई बॉडी है वो ऊपर से नीचे गिरेगी उस पर मेनली दो फोर्सेस लगती हैं। जैसे कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो एक तो उसको जो ग्रेविटेशन है, अर्थ की जो ग्रेविटेशन है, आपको पता है हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो एक तो उस पर जी मतलब ग्रेविटेशन लग रही है। दूसरा जो बीच में एयर है या बीच में कोई भी पार्टिकल्स आएंगे वो उस पर क्या लगाएंगे, एयर रेजिस्टेंस लगाएंगे। थोड़े टाइम के लिए आप एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लो, तो इस पर सिर्फ क्या लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। तो जो अगर कोई बॉडी सिर्फ ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरे, मींस उसका क्या हो जाए, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रही है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंपली फ्री फॉल बोलते हैं। अब देखो यहां पर होता कैसे, आपको पता है जैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ma हमारी वैल्यू होती है, मींस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन हमारे ये वैल्यू आती है। कोई बॉडी कितने एक्सेलरेशन से चल रही है और उसका मास कितना है, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वहां पर क्या आ जाती है, फोर्स की वैल्यू आती है। अब जो हमारी बॉडी है वो कैसे, वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो यहां पर जो एक्सेलेरेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हमारा अर्थ के थ्रू हो रहा है, और जो अर्थ के थ्रू हमारा ग्रेविटेशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर ए की जगह क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर सिंपल जी लिख देंगे। इस स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, स्मॉल जी भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट पर को कितना एक्सेलरेशन लगाती है उसकी वैल्यू होती है हमारी स्मॉल जी। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट वैल्यू। और आपको एक फोर्स की वैल्यू तो पता ही है जो कि जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू होती ही थी। तो दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, इस पर एक जो बॉडी है जो ऊपर से नीचे गिर रही है उस पर लग रहे हैं, तो इन दोनों फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वेट कर सकते हैं, कर देते हैं। तो mg किसके को लगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से ये वाला जो फर्स्ट बॉडी का मास था वो हम दोनों को इक्वल रखना होगा, क्योंकि वो सेम ही बॉडी की बात हो रही है। तो इस m1 से तो ये m1 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, ये सिंपल g बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, जी m अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की जो फॉर्मूला मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, जी m अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से g क्या है, g हमारा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, m मतलब हमारा मास ऑफ द अर्थ है जो कि हमारा फिक्स होता है, और r मतलब हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ। मींस ये हमारी अगर अर्थ हो गई तो जो हमारी ग्रेविटी लगती है वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से लगती है ना, मींस सेंटर ही तो अर्थ का खींचता है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, और जो हमारा ये m हो गया, m मतलब ये पूरी जो अर्थ है उसका मास जिसकी वैल्यू हमारी ये फिक्स होती है, और g मतलब हमारा कांस्टेंट। तो इन सब वैल्यू को रखने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारी क्या है, अर्थ पर हमारी फिक्स होती। तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं। बाकी इस तरीके से आप डेरिवेशन करके दिखाओगे अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। बाकी जो जी की वैल्यू है हम डायरेक्टली यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपने देखा होगा हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें किस टाइप की वैल्यू दी हुई होती है। अब देखो यहाँ से जी की वैल्यू से एक कंसेप्ट आता है, वो इस तरीके से आता है कि जो अर्थ है वो तो हमें पता है कि सर्कुलर शेप में नहीं है, वो तो थोड़ा ओवल शेप में है। मीन्स अगर ये सेंटर है तो ये इक्वेटर तक का
डिस्टेंस और ये क्या हो गया मेरा पोल तक का डिस्टेंस हो गया। मींस इक्वेटर सेंटर से लेके, सेंटर को अगर ओ मान लूँ, सेंटर से लेके इक्वेटर और सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस इक्वल तो नहीं है। मींस जो हमारी रेडियस है अर्थ की, इसको लिखते हैं आर, रेडियस है अर्थ से लेके जो इक्वेटर पे है वो किससे है, वो रेडियस ज़्यादा है पोल से। मीन्स ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कम है और ई मेरा ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर देखो जो ग्रेविटी है वो आर पर तो डिपेंड कर रही है ना, मीन्स इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर ग्रेविटी जो है ग्रेविटी कह रहा हूं, जो मेरा डिस्टेंस है इक्वेटर का अगर वो ज्यादा है तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। जैसे जैसे मेरा आर बढ़ेगा, जैसे इक्वेटर की साइड में, इक्वेटर की तरफ अगर देखता हूं मेरी आर की वैल्यू ज्यादा है, मींस रेडियस ज्यादा है, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मींस मैं ये लिख सकता हूं कि जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। मींस इक्वेटर्स पर मेरी ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है इन कंपैरिजन टू पोल्स, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हमें ज्यादा फील भी होगी, वो बहुत मतलब पॉइंट्स में वैल्यू होती है। जैसे 9.8 है तो 8 के बाद 1-2 डिजिट आगे पीछे हो जाएगी, मतलब कि ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं होता। बट फिर भी ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहां पर हमारा क्या डिफरेंस आ सकता है, देखो कितना मतलब कि एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी हो जाएगा ये। अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो गोल्ड अगर आप पोल यहां पर खरीदोगे और यहां पर खरीदोगे तो उसके वेट में फर्क आ जाएगा। और गोल्ड का देखो अगर 10 ग्राम भी मतलब फर्क आ गया, 10 ग्राम तो नहीं खरीदेगा कोई यहां पर जाके, अगर 4, 5, 10 किलो, 1000 किलो इतना भी खरीदेगा तो वेट में डिफरेंस आ जाएगा। तो थोड़े से वेट के डिफरेंस की वजह से रेट का कितना डिफरेंस आ जाएगा, तो वो चीजें यहां पर हम सोच सकते हैं। बाकी हमारे लिए तो अभी ये जरूरी है कि अगर मतलब कि जो रेडियस है इक्वेटर पर वो ज्यादा है तो वहां पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी सिंपली कम होगी। और जो फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, जो कि हम न्यूमेरिकल में हर जगह ये यूज करेंगे। तो ये सारा कुछ आता है हमारा फ्री फॉल से। फ्री फॉल से हमारी इसका जो ये डेरिवेशन है और उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सभी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो भी मैं लिख रहा हूं और जो मतलब ये सब कुछ है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स में मिल जाएगा। मतलब एक अच्छे से नोट्स बनाए हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं और जो मतलब समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। बाकी मैंने लिख भी रखा है कि आपको क्या क्या बताना है, कोई भी टॉपिक हम मतलब कि मिस नहीं करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर जाने की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। फ्री फॉल कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं मास वर्सेस वेट। देखो आपने देखा होगा कि आप जैसे आप कभी बात करते हैं कि मेरा वेट तो इतना है, मेरा मास इतना है, तेरे में मसल्स कितना है, तो ये दो चीजें आती हैं। यहां पर दो चीजें आ रही हैं। एक तो हमारा आता है वेट, WEIGHT वेट, और दूसरा आता है हमारा मास। तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही हैं, दोनों चीजें एक चीज के लिए ही मतलब कि यूज करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। मास का मतलब तो क्या होता है, मतलब मैं अपना अगर मास बताऊं तो मास का मतलब है मेरे अंदर कितना मैटर है, मींस मेरे अंदर मैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं और मेरे अंदर कितना मास है, वही क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी मेरा मास। और मास क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, चाहे मैं यहां पर रहूं, चाहे मैं किसी दूसरी कंट्री में चले जाऊं, या फिर मैं दूसरे प्लेनेट पर भी चले जाऊं, तो मेरा मास क्या रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा। मतलब मास क्या होता है, मेरा फिक्स्ड होता है। वेट क्या होता है, वेट सिंपल आपका क्या होता है, वेट एक तरीके से फोर्स होता है, जो कि किसकी वजह से लगता है, ग्रेविटी की वजह से लगता है। जो भी प्लेनेट की जो स्मॉल जी जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वेट। वेट की वैल्यू क्या होती है, जैसे फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है एम में, तो ऐसी वेट की वैल्यू क्या होती है, mg मेरी वैल्यू होती है। मींस अगर मुझे किसी बॉडी का मास निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उस बॉडी का वेट लूंगा और जिस प्लेनेट पर मैं खड़ा हुआ हूं वहां के उसकी स्मॉल जी मीन्स ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लूंगा, और उन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, वेट की वैल्यू आएगी। और जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इसकी भी यूनिट मेरी क्या होती है, न्यूटन होती है। और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मेरी होती है। देखो फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबकी यूनिट्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में और डायरेक्टली पूरी फिजिक्स में हर जगह पर हेल्प करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया वेट वर्सेज मास। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी। देखो यहीं पर लिख देते हैं। देखो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कितनी है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमारी क्या है, v = u + का at हमारी आती है। लेकिन अभी बात हम किससे कर रहे हैं, अर्थ के लिए बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अर्थ एक्सेलरेशन कितना लगाती है, वो g एक्सेलरेशन लगाती है। तो जहां पर भी a है वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, सिंपली हम g यूज कर लेते हैं। बाकी बिल्कुल हमारा जो
जैसे ये पहले इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन वाले में सिंपल मोशन चैप्टर में यूज होती थी, वैसे ही हमारी यहाँ पर होगी। सेकंड क्या आती है एस। अब देखो, अब जब मैं रेक्टिलिनियर मोशन करता था, मींस मैं रोड पर ऐसे चलता था तो मैं एस डिस्टेंस मींस कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता था। अब यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल मींस ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका क्या चेंज होगा, देखो चेंज तो डिस्टेंस ही होगा, लेकिन हम उस चीज को किस चीज में कैलकुलेट करेंगे, हम उसको क्या है हाइट कंसिडर करके चलेंगे। मींस ऊपर से नीचे जब चेंज होगी तो वो एक तरह से हाइट ही तो चेंज होगी। तो यहां पर s की जगह हम क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या हो गई, ये फर्स्ट हो गई और ये मेरी सेकंड हो गई। थर्ड क्या होती है, ये बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, यू स्क्वायर प्लस का 2g। ये मेरी तीनों क्या हो जाती हैं, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है इन द ग्रेविटी फॉर्मेट। तो कुछ नहीं किया, जहां पर ए था वहां पर जी चेंज कर दिया, जहां पर एस था वहां पर एच लगा दिया। वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस का 2g, एस की जगह एच लगा दो। फ्लो में वही याद रहता है। लेकिन ये पॉइंट भी ध्यान रखना, अगर आप जी की जगह ए ही लिख दोगे, एच की जगह एस ही लिख दोगे और उसी से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, तो कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा और कोई भी आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बस ये लिखने का हमारा फॉर्मेट होता है। सो ये आ जाती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर कोई नया टॉपिक नहीं है, प्रेशर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। प्रेशर सिंपली वही होता है कि जो आप क्या लगा रहे हो, एक तरीके से फोर्स लगा रहे हो। पहले बात कर लेते हैं थ्रस्ट की, THRUST। देखो थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी बॉडी पर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, मींस मेरा यह हाथ सीधा है और मैं इस बोर्ड पर परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन कैसे लगा रहा हूं, परपेंडिकुलरली। ये दीवार हो गई और ये मेरा हाथ इस पर क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो जब भी फोर्स क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, तो सिंपली क्या करेंगे, उसका एक दूसरा नाम दे देंगे, जो कि हमने क्या दे दिया, थ्रस्ट हमने नाम दे दिया। तो कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स। यूनिट क्या होगी, यूनिट वही होगी न्यूटन। क्यों, क्योंकि है तो फोर्स ही, और फोर्स की यूनिट अगर न्यूटन है तो ये भी फोर्स है, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगी। तो थ्रस्ट का मतलब क्या होगा, जब भी किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी वो क्या होगी, थ्रस्ट होगी। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। मीन्स जब आपका जो फोर्स है वो पर यूनिट एरिया पर लगेगा। मीन्स मैं जैसे यहाँ पर फोर्स लगा रहा था तो फोर्स कितने एरिया पर लग रहा था, एक तरीके से इतने एरिया पर फोर्स लग रहा है ना, मतलब इससे थोड़ा सा और छोटा आएगा तो मैंने रफली बना दिया। तो मतलब कि इतने एरिया पर मेरा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो कितने एरिया पर मतलब कि मेरा फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उस पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर हम बोल देते हैं। तो ये सिंपल सा मेरा कंसेप्ट आ जाता है प्रेशर का। और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो पूरी यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसका दूसरा भी स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर लो, दोनों आपके बिल्कुल सही है, जो आपको टाइम पे याद आ जाए। बस पॉइंट ये हो, आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होगी पास्कल। ये हो गया हमारा प्रेशर। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास एक तो न्यूमेरिकल दे देगा, हमें फोर्स की वैल्यू दे दी, एरिया की वैल्यू दे दी, आपसे प्रेशर निकलवा लिया। या फिर आपको फोर्स को कई बार आपको एम में रखना पड़ेगा, मीन्स वो मास की और एक्सीलरेशन की अलग से वैल्यू दे देगा और एरिया की वैल्यू दे देगा, तब आपको निकालना होगा। तो कुछ नहीं, फोर्स की वैल्यू एम में रख दोगे, एरिया है ही, वहां से आप क्या निकाल दोगे, प्रेशर की वैल्यू निकाल दोगे। तो कुछ भी मतलब क्वेश्चन में आपको सिंपली जब न्यूमेरिकल करोगे तो कुछ घबराना नहीं, अगर वो कुछ क्वेश्चन में इधर उधर से कुछ दे दे। करना क्या है, आपको सबसे पहले तो देखनी है क्या क्या वैल्यू दी हुई है। वैसे मैं इस चीज पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल को इजीली कैसे सोल्व करना है। उसके लिए भी आप एक बार कमेंट कर देना कि ये वीडियो मतलब कि किस टाइप से बनाई, मतलब कौन कौन सी और वीडियो बनानी है। तो इस तरीके से आपको सिंपली न्यूमेरिकल मतलब कि कैरी आउट करने की, जो जो वैल्यू दी हुई है वो रख दोगे, सिंपल सोल्व करोगे, आंसर निकाल लोगे, लास्ट में क्या लगा दोगे, उसकी यूनिट लगा दोगे। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि जो प्रेशर है वो एरिया के क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। और इसको हम क्या है, रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें क्या ज्यादा टायर्स लगाए जाते हैं, या फिर जो आपके मतलब कि टैंक्स होते हैं उसमें क्या लगाई जाती है, चेन लगाई जाती है। मींस उसमें जो ये टायर्स तो होते हैं लेकिन साथ में इसके क्या लगाई जाती है, ऐसे एक चेन लगाई जाती है बहुत मोटी, मतलब कि काफी वाइड वाली। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो वो यहीं से कंसेप्ट निकलता है कि प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर मैं एरिया को कम कर दूंगा तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं
अपने हाथ पर कोई मैं ये पेन लेता हूं, अगर मैं इस पेन को इस तरफ से प्रेस करूंगा अपने हाथ पर, आप भी करके देख सकते हैं अगर आपके पास पेन है या कोई भी चीज़ है, बस मतलब ज़्यादा वो नहीं चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, पेन ही ले लेना। अगर मैं इस तरफ से प्रेस करूंगा पेन को तो ये क्या करेगा, मेरे पास ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा है, क्यों, क्योंकि इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। बट अगर मैं इसकी टिप की तरफ से अपने हाथ पर क्या लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तो मेरे को क्या है, काफ़ी प्रेशर फील होगा। क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है। तो जैसे ही एरिया कम हुआ मेरा प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। देखो ये रियल लाइफ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में भी इसके काफी एग्जांपल हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही देखो अगर आप मतलब कि क्या करो, अगर आप कोई नेल लेते हो, मतलब कि जो कील होती है वो लेते हो, तो उसकी जो पतली वाली साइड होती है, नोकीली वाली साइड, वो एकदम से दीवार में भी लग जाती है और किसी की चुभ भी जाती है। जो दूसरे वाली साइड होती है वो थोड़ी सी वाइड बनाई जाती है ताकि उस पर जब हम फोर्स लगाएं तो क्या लगे, वहां पर प्रेशर, उसकी वैल्यू, यहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, यहाँ पर कम लगेगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर और एरिया ज़्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये हम काफ़ी जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हाँ टायर्स वाला हमारा एग्जाम्पल हो ही गया। और दूसरा आपने देखा होगा कि अगर हम रेत वेत में जाएं या फिर मतलब कि डेजर्ट सफारी वफारी करते हैं तो वहाँ पर जो कार्स होती है उनके टायर में से भी थोड़ी सी हवा निकाल दी जाती है। क्यों, क्योंकि वो थोड़े फ्लैट हो जाए, मतलब उनका एरिया बढ़ जाए। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो वो मिट्टी में दबेंगे नहीं। तो इसकी क्या काफ़ी हमारे क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल आ जाते हैं। अगर अभी आपको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल याद आ रहा है प्रेशर और एरिया से रिलेटेड तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। देखते हैं कि किसका मतलब कि आपने रियल लाइफ में भी वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। देखते हैं किसका मतलब कि किसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो आपके लिए ओपन ही है। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने टॉपिक प्रेशर किस पे डिस्कस किया, ये हमने सॉलिड्स में डिस्कस किया। लिक्विड का टॉपिक चला है तो हमने हल्का सा लिक्विड भी ले लिया। हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रेशर्स इन लिक्विड, या फिर बोल सकते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो जैसे जो प्रेशर होता है हमारा सॉलिड्स में होता है, मींस सॉलिड आपका प्रेशर लगाती है हर चीज पर, ऐसी जो लिक्विड है मींस फ्लूइड्स है, मतलब एयर और वाटर, वो भी क्या लगाते हैं, वो आपका प्रेशर लगाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये आपका कंटेनर हो गया, इसमें क्या हो गया, आपका वाटर हो गया। तो अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो वो अपने चारों तरफ क्या लगाएगा, वो अपने चारों तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। और ऐसे जो हवा है, हवा का आप कैसे देख सकते हो कि अगर आपके सामने फैन चल रहा है या फिर कोई भी चीज़ जो हवा आपको दे रही है वो अगर आपकी तरफ चल रही है तो हवा आपके क्या फेस पर क्या लगाती है, एक हल्का सा प्रेशर लगाती है। और आप जैसे हवा में ऐसे जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, किसी चीज़ से जा रहे हो, तो आपके ऊपर क्या लगती है, हवा लगती है। वही क्या होता है, वही हमारा एयर प्रेशर, मीन्स जो क्या होता है प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड्स, वो हमारा होता है। अब ये लिक्विड में किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लिक्विड में जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है हाइट पर। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती रहेगी, नीचे जितना जितना हम नीचे जाते रहेंगे उतना उतना हमारा क्या होता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। जैसे अगर मेरा ये कंटेनर हो गया तो यहाँ पर तीन जगह पर इसकी हाइट है, ए बी और सी, और यहाँ तक मैंने क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो कहाँ पर लगेगा, वो ए पॉइंट पर लगेगा, मीन्स इस पर, उससे कम बी पर, और सबसे कम मेरा सी पर लगेगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो वाटर में, ऐसे ऐसे आपकी जो प्रेशर की वैल्यू है कि वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। मीन्स जो प्रेशर है वो हाइट पर डिपेंड करता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है प्रेशर इन फ्लूइड्स, ये आता है। और ध्यान रखना कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो चारों तरफ ही लगता है, मीन्स जो कोई भी पार्टिकल हो चारों तरफ अपना लगाता है। और साथ साथ ये क्या होता है, अगर कोई कंटेनर है ऐसे और मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया, मीन्स ये अलग से पाइप लेके और ये दूसरा पाइप आ गया, अगर मैंने यहाँ से कोई प्रेशर लगाया तो वो पूरे लिक्विड में क्या करेगा, फ्लो करेगा, मीन्स वो पूरे लिक्विड में ही जाएगा। इसके भी हमारे काफ़ी रियल लाइफ यूजेस होते हैं। वैसे ये आपके मतलब कि सिलेबस नहीं है कि इसके यूजेस क्या होते हैं, ये आपके आएंगे 11th क्लास में, जहां पर आपके जो हाइड्रोलिक पंप्स होते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, वहां पर हमारा इस कंसेप्ट का यूज होता है कि प्रेशर और हाइट और प्रेशर और एरिया, वहां पर एरिया का भी यूज होगा। कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ना, और हाइड्रोलिक क्रेन्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स जो मतलब कि ईजिली किसी भी भारी भारी सामान को उठा लेती है, वो सभी इसी कंसेप्ट से आता है। बट अभी अब सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो फ्लूइड है वो भी प्रेशर लगाता है, और वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो मेजरली मेरा हाइट पर डिपेंड करता है, और वो कभी खत्म नहीं होता है। वो प्रेशर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है। ये आ जाता है मेरा प्रेशर इन फ्लूइड्स, सिंपल है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका बॉयंसी, यहीं पर लिख लेते हैं बॉयंसी, BOUYANCY, ठीक है। देखो बॉयंसी आपने रियल लाइफ में भी बहुत बार एक्सपीरियंस की होगी। देखो शायद आप तो अब भी करते हो, आपको पता होगा
असली बात आपको पता है। आपने क्या किया होगा, नहाने से पहले अगर आप बकेट में नहा रहे हो तो आपने क्या किया होगा, जो मग होता है ना, आपने जरूर किया होगा, हर कोई करता है, उसको क्या करते हैं बाल्टी में हम उल्टा डालते हैं। उल्टा डालने के बाद अगर उसको हम छोड़ देना तो वो ऐसे ऊपर की तरफ आता है थोड़ा सा। उसको हम उल्टा डाले, मतलब जिस तरफ से ओपन फेस है वो नीचे रखे और ऐसे ऐसे डाले और फिर छोड़ दे तो वो क्या ऊपर की तरफ आ जाता है। यही हमारा किसका कंसेप्ट है, यही हमारा बायोंसी का कंसेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी लिक्विड में, जब भी किसी, यहां पर से दिख रहा होगा, यहां से कर देता हूं, ये मेरा लिक्विड है, जब भी किसी लिक्विड में मैं किसी चीज को, अपने आप को ही चाहे या फिर किसी भी चीज को मैं क्या उसको पानी में डालूंगा तो वाटर उस पर क्या लगाएगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, मींस उसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा और उसी अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बायंट फोर्स। और ये जो बायंट फोर्स लगने का जो फिनोमिना होता है उस फिनोमिना को हम बोलते हैं बायंसी। तो यहाँ पर तीन चीजें आ गई, जब भी किसी बॉडी को मैं पानी में डुबाऊंगा, जब भी किसी बॉडी को पानी में डालेंगे तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हम बोलते हैं बायंट फोर्स। और ये जो बायंट फोर्स लगने का जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बायंसी हम बोलते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है बायंसी। इसी वजह से हम पानी में तैर पाते हैं और जो शिप्स होती है वो भी इसी वजह से तैर पाती है। फिर पानी में कोई भी चीज अगर तैर रही है तो वो इस बायंसी की वजह से ही तैर रही होती है। देखो पानी में हम जाते हैं तो हमारा क्या जाता है, हम एक तरीके से वेट ले जाते हैं, अपना वजन ले जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें, हमारा वेट और पानी का जो अपवर्ड फोर्स है, तो W और U, मतलब W मतलब वेट और U मतलब कि उसका अपवर्ड फोर्स। तो ये दोनों चीजें ही डिसाइड करती हैं कि जो बॉडी है वो डूबेगी या जो बॉडी है वो तैरेगी। वो कैसे डिसाइड होता है कि कौन बॉडी डूबेगी कौन बॉडी तैरेगी, वो ऐसे डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल मैं 3 कंटेनर ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरे 3 कंटेनर हो गए और इसमें WU और WU। W का मतलब क्या है, मेरा वेट, और U का मतलब है कि वहां पर अपवर्ड फोर्स कितनी लगी है। तो अगर मेरा वेट ज्यादा होगा किससे, अपवर्ड जो फोर्स लग रही है उससे, एक केस तो ये बन सकता है, या फिर दोनों इक्वल होंगे, वेट भी उतना ही और अपवर्ड फोर्स भी उतनी ही लग रही है, या फिर जो मेरा अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा है किससे, वेट से ज्यादा। तो यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं, तीनों में लिक्विड भरा हुआ है, सेम लिक्विड है, पानी है। तो अगर मेरा वेट ज्यादा होगा तो जो मेरी बॉडी है वो डूब जाएगी, मींस अपवर्ड फोर्स इतनी कैपेबल नहीं होगी कि उसको पानी से ऊपर लेके जाए। वो क्या है, पानी को ही नीचे ले जाएगा, मींस वो पानी से नीचे चला जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, मींस वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। सेकंड केस क्या आता है, वेट और जो मेरा अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या बॉडी क्या कर जाती है, आधी डूबती है और आधी तैरती है, मींस इसमें सेमी सिंक हो जाता है, मींस बॉडी पानी के थोड़ी सी आधी नीचे होती है और आधी हमारी ऊपर होती है। ये मेजरली जैसे शिप्स होती हैं या फिर हम कुछ पानी में डालते हैं तो उस तरीके से वहां पर होता है। थर्ड जो केस आता है वो आता है मेरा, अगर मेरी अपवर्ड फोर्स क्या है वो ज्यादा हो वेट से, तो जैसे यहां तक अगर पानी है तो जो बॉडी है वो बिल्कुल पानी के क्या है, बिल्कुल अपर सरफेस पर ही रहती है, मींस अपर सरफेस को टच करती रहती है। तो इसमें क्या होती है, फ्लोट, इसमें फ्लोट कर जाती है। एक तरीके से फ्लोट इसमें भी हो रही है बट इसमें सेमी फ्लोट हो रही है, इसमें पूरी फ्लोट नहीं होती। तो ये कंसेप्ट लगता है हमारा कि कौन बॉडी सिंक करेगी, कौन बॉडी डूब जाएगी और कौन बॉडी तैरती रहेगी। तो किस चीज पर डिपेंड करती है, एक तो वेट पर और पानी की जो अपवर्ड फोर्स लगी है उस पर हमारी डिपेंड करती है। ये कंसेप्ट आता है हमारा बायंसी से। हो गया हमारा सिंक एंड विन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो भी बायंसी का ही एक प्लस पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका रियल लाइफ में काफी जगह पर यूज होता है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपका कोई कंटेनर है उसमें बिल्कुल क्या आपने ऊपर तक पानी भर दिया, ठीक है, आप ये करके भी देख सकते हो अपने घर पर। अभी यहाँ पर तो मैं अभी नहीं करा सकता, अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं, किसी वैसी वीडियो में जरूर करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट टाइप वीडियो में। चलो देखो ये मेरा क्या है कंटेनर और मैंने इसके बिल्कुल ब्रीम तक, मींस बिल्कुल ऊपर तक पानी भर रखा है और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक डालता हूँ। अगर मैं इसमें एक ब्लॉक डालूंगा तो वो नीचे जाएगा। अब ये नीचे जाएगा तो जितनी जगह इसने घेरी है उतना पानी क्या आ जाएगा, मतलब कि साइड में से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जितना, मतलब ये ब्लॉक जैसे ही अंदर गया, जितना वेट इसने पानी का डिस्प्लेस किया, मींस जितना इस ब्लॉक की अंदर जाने की वजह से जितना पानी बाहर आ गया, मींस जितना पानी का वेट बाहर आ गया, उतनी इस पर क्या लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी। ये मेरा क्या कहता है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इस बात को कहता है। मीन्स व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ वाटर देन इट डिस्प्लेज सम वेट ऑफ द वाटर, देन द बायंट फोर्स और अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेज। मीन्स जितना वो ब्लॉक, जितना वो बॉडी पानी को डिस्प्लेस करेगी, जितना वो पानी का वेट डिस्प्लेस करेगी, उतनी ही उस पर क्या लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी। ये आ जाता है मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसके रियल लाइफ यूजेस क्या होते हैं, रियल लाइफ यूजेस सबसे बड़ा यूज तो हमारा यही है कि जो हमारी शिप्स जो वाटर में फ्लोट करती हैं, ट्रेवल करती हैं, वो किस प्रिंसिपल पर करती हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही करती हैं। कैसे,
जैसे ये मेरी शिप होती है कुछ इस तरीके से, थोड़ा ऐसे, मतलब मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है फिर भी ठीक है, काफ़ी सही बनाया हुआ वो। हाँ, चलो ये हो गई मेरी शिप हो गई। तो शिप क्या है, पानी, मतलब कि यहाँ से पानी है तो इतने एरिया में शिप नीचे होती है, तो इसने क्या काफ़ी एरिया, मतलब ये काफ़ी एरिया का जो पानी है वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल जितना पानी का वेट डिस्प्लेस होगा उतनी उस पर क्या लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो उस पर क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या अपवर्ड फोर्स लगती है, और इस पर काफ़ी अपवर्ड फोर्स लगती है। इसी वजह से जो शिप होती है वो समुद्र में और पानी में क्या करती है, नॉर्मली ट्रेवल करती रहती है। ये क्या आ गया हमारा, सिंपली आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम एक और जगह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, वो हम करते हैं कि जो दूध आता है, दूध में कितना, मतलब कि कितना पानी मिलाया हुआ है, तो इसको भी हम वहां पर यूज कर सकते हैं। वैसे वो आपके सिलेबस में नहीं कि कैसे कैसे होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एक तो मेजरली एप्लीकेशन यही होगी कि शिप ट्रैवल करती है पानी में, दूसरी हमारी मतलब कि हम यूज कर लेते हैं इसको, मतलब कि दूध में से पानी पता लगाने के लिए कि कितना पानी है, मतलब कि मिक्सअप कितना हुआ है। तो ये आ जाता है मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स वो अब हमें बताता है कि कौन बॉडी के या पानी है कितना भी, वो कितना घना है। घना का मतलब कि कितना भारी है, मतलब उसके अंदर कितना पार्टिकल्स हमारे भरे हुए हैं। मीन्स इतने वॉल्यूम में कितने मेरे पार्टिकल्स हैं, वो कौन बताएगा, वो उसकी डेंसिटी हमारी बताती है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी RD लिख सकते हैं। RD का मतलब होता है जब हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मीन्स उससे कंपेयर कर देते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। यहां पर आता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वो होती है मेरी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मेरी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है। इसको जब मैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी मेरे को एक तरीके से ये बताएगी कि वो जो बॉडी है वो पानी से भारी है या फिर पानी से हल्की है। पानी से भारी है तो डूब जाएगी, पानी से हल्की है तो उसमें तैरती रहेगी। तो ये रेशो अगर 1 से ज्यादा आ गया मतलब भारी है, रेशो अगर 1 से कम आया तो मतलब कि वो उससे हल्की है। अगर 1 के इक्वल आ गया तो दोनों की मतलब डेंसिटी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये कंसेप्ट आ जाता है मेरे रिलेटिव डेंसिटी। तो इसी तरीके से हमारे जो सारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर में से हमारी मेनली यही टॉपिक आते हैं और एग्जामिनेशन में इन्हीं से हम आपका क्वेश्चन बनता है। इनसे बाहर आपका ना तो कोई टॉपिक आएगा और ना ही आपका क्या कोई भी क्वेश्चन आएगा। यही आपका जो सिलेबस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछते हैं। आई होप आपके जितने भी टॉपिक हमने इस वीडियो में किए हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आप मेरे से मतलब कि कनेक्टेड है वहाँ पर मेरे को सिंपली मैसेज कर सकते हैं। मतलब हम उस प्रॉब्लम को वहाँ पर सोल्व कर लेंगे। बाकी चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली वीडियो में मतलब कि हम नेक्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन करेंगे, साथ साथ जो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स हैं, इस चैप्टर के डेरिवेशंस है, ये और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम सब वीडियो में जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और अपने जो दोस्तों में, क्लासमेट्स में इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।